इस बार एक दिलचस्प आंकड़ा होगा कि दिल्ली में किस जाति के लोग कितने हैं। जाति पे पहला आंकड़ा होगा 1931 के बाद। और एक चीज और थोड़ा मैं जानकारी दे दूं मेरे दर्शकों को कि मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में 1931 की जो जनगणना थी, जो जातिगत जनगणना थी, उसको लेकर कई वीडियो आ चुकी हैं। और 1941 में भी थी, लेकिन उसके आंकड़े बाहर नहीं आए थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, उस जनगणना में ये जानकारी दे रहा हूं कि 1931 की जनगणना में सबसे ज्यादा जो यहाँ जाति हुए थे वो शेख थे, लेकिन वो चले गए थे पाकिस्तान। और नंबर 2 पर थे यहाँ पर जाट समाज, नंबर 3 थे यहाँ के जाटव, और चौथे पर थे ब्राह्मण। और एक दिलचस्प बात एक और भी है, ये मेरी वीडियो आप देख सकते हैं कि उसमें जो ब्राह्मणिया और भी थे जातियां, उसमें ब्राह्मणों में हिंदू तो थे ही, मुसलमानों ने भी अपने को ब्राह्मण लिखा था, सिखों ने भी लिखा था, और एक ईसाई ने अपने को ब्राह्मण लिखा था। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी सत्यमेव जयते चैनल में। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और दिल्ली के नवभारत टाइम्स के मेट्रो एडिटर रहे गुलशन राय खत्री जी। खत्री जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। धन्यवाद। खत्री जी, आज के जो अखबार हैं उसमें जो भारत भर में, और खैर दिल्ली की मैं बात करूंगा, जनगणना हो रही है, उसके प्रारंभिक आंकड़े आए हैं। ये पहले चरण के, इसमें मकान वगैरह का जो है, लेकिन जनसंख्या भी आई है। दिल्ली की जनसंख्या 2,30,00,000 हो गई है। 90 के दशक में जब हम जर्नलिज्म में आए थे तो उस समय ये कहा जाता था कि दिल्ली की आबादी 60 लाख है। फिर 91 में जो जनगणना हुई उसके बाद ये 94 लाख हो गई थी, और अब हो गई है 2,30,00,000। यदि मैं तब की बात करूं 90 से पहले की, तो यहाँ जो दिल्ली का जो क्षेत्रफल है, दिल्ली का क्षेत्रफल आप भी जानते हुए हैं 1483 स्क्वायर किलोमीटर। और पॉपुलेशन की यदि हम 90 के दशक की पहले बात करें तो तब प्रति स्क्वायर जो किलोमीटर है उसमें लोग रह रहे थे 404 लोग। और फिर जब जो 91 की जनगणना हुई उसके आंकड़े आए 94 लाख की मैं बात करूं, तो ये हो गया 634 लोग रह रहे थे एक प्रति स्क्वायर किलोमीटर में। और आज आप ताज्जुब करेंगे 15,509 लोग रह रहे हैं। अब ये बताइए कि भीड़ हो रही है, एक ही स्क्वायर किलोमीटर में इतना लोग बढ़ते रहेंगे तो लोग कैसे दिल्ली में रहेंगे? ना पानी, ना बिजली वगैरह, क्या होगा इसका? सड़कें हालत खराब, सब कुछ कैसे क्या होगा? बताइए क्या। जाहिर सी बात है कि दिल्ली में आबादी का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, और लगभग आपने अभी आंकड़े बताए ही हैं, लगभग 3 गुना आबादी हो गई है, और ये अभी थम नहीं रही है। ये 2,30,00,000 के आंकड़े अभी प्रारंभिक हैं। मुझे लगता है ये 1 करोड़ से ऊपर होगी आबादी, क्योंकि जब पूरे आंकड़े आएंगे तो ये आबादी मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ के ऊपर होगी। और इसमें सबसे बड़ी चिंता वाली बात ये है कि ऐसा नहीं कि जो अभी आपने बताया पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात है, ये तो आपने औसत बताया है, लेकिन जहाँ पे घनी आबादी वाले इलाके हैं उनमें इससे भी ज्यादा लोग रहते हैं। क्योंकि नई दिल्ली एरिया को अगर ले लें तो वहां तो बहुत कम लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। ऐसे ही साउथ दिल्ली में उतना नहीं है, लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली चले जाएं या हमारे साउथ वेस्ट दिल्ली में चले जाएं, जहां अनऑथराइज कॉलोनीज बहुत सारी हैं, वहां आबादी बहुत ज्यादा है, घनी आबादी है। जमुना पार में। हाँ, और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वहीं पे ही पानी, बिजली, सड़क, गली, ये सब समस्याएं वहां ज्यादा है, वहां गंभीर है, क्योंकि घनी आबादी है, अनऑथराइज कॉलोनी है, गलियां बनी नहीं है, पार्क है नहीं, स्कूल है नहीं, जो पब्लिक फैसिलिटी के लिए स्पेस होता वो है नहीं। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है कि अगर ये आबादी इसी तरह से बढ़ती रही तो दिल्ली पर बोझ बढ़ेगा, और ये दिक्कतें बढ़ेंगी ही, और सिर्फ उस इलाके की नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की दिक्कतें बढ़ेंगी। और एनसीआर की हम बात करेंगे तो मुझे लगता है एनसीआर का जो अब ये नई जो जनसंख्या का जो आंकड़ा आएगा वो तो 4-5 करोड़ से कम नहीं होगा। तो पूरा जो इलाका है ये, यानी दिल्ली और एनसीआर के, मैं खासकर इसी निकट के शहरों की बात करूंगा, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फिर गाजियाबाद, इधर लोनी, सोनीपत, इधर बहादुरगढ़, इधर फिर गुड़गांव हो गया, ये सब मिला के इसमें तो करीब 5-6 करोड़ हो जाएगी। तो फिर होगा क्या? लोग कहाँ बढ़ेंगे? कुछ लोग ये थे कि दिल्ली के बाहर चले जाते थे, कहाँ तक
उगा रहा, खेती की फसल की जो खेती थी वो भी खत्म हो रही है जमीन, तो इसका भविष्य क्या होगा फिर? देखिए, ये जो आप चर्चा कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि 90s के दौर में सरकारी स्तर पर भी हुई थी, तब हाँ, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड बनाया गया था। हाँ, हालाँकि वो बोर्ड आज भी है, लेकिन उसका जो पर्पज़ था वो डिफीट हो गया। जिस पर्पज़ हाँ, से वो बनाया गया था कोऑर्डिनेशन और ऐसा था कि लोग वहाँ जाके रहें, बजाए दिल्ली की बजाय, तो वो मुझे लगता है वो पर्पज़ में कामयाब नहीं हुआ क्योंकि उसको अधिकार नहीं दिए गए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को। सभी राज्य अपने स्तर पर काम करते रहे, अपने तरीके से करते रहे, अपनी सुविधा अनुसार करते रहे, तो जिसका खामियाजा पूरी दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है। अदरवाइज़ अगर ये जो अब नमो भारत ट्रेन चलाई है दिल्ली से मेरठ, इस हाँ, ट्रेन को पहले चल जाना चाहिए था और दूसरा काम सरकार ये कर सकती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफ़िस हैं, जिनका पब्लिक से कोई लेना-देना नहीं है, जहाँ पब्लिक की आवाजाही नहीं है, इस तरह के ऑफ़िसेज़ को वहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए कि मेरठ है, हुँ, ऐसे छोटे शहरों में, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ आबादी थोड़ी कम हो जाएगी, भीड़ कम हो जाएगी, लोग वहीं पे अगर उनको रोज़गार मिलेगा तो वो दिल्ली क्यों आएँगे उसमें? तो हुँ, ये चीज़ों पे सरकार को इस नीति पे काम करना चाहिए कि जो ऐसे कार्यालय, जो ऐसे सरकारी ऑफ़िस हैं, जिनका कोई लेना-देना नहीं है, पब्लिक वेल को आना-जाना नहीं है, तो वो वहाँ शिफ्ट कर दें, ताकि कोई पब्लिक को भी दिक्कत नहीं होगी और वो ऑफ़िस वहाँ शिफ्ट हो जाएँगे। वहाँ जब ऑफ़िस शिफ्ट होंगे तो वहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा। ऑफ़िस के बाहर चाय की दुकान और चीज़ें होंगी, वहाँ लोग रहने जाएँगे, वहाँ मकानों की कीमतें बढ़ेंगी, तो वो शहर भी डेवलप होंगे। तो सरकार को इस नीति पे ध्यान देना चाहिए था। वो लेकिन यहाँ दुर्भाग्य पे पता कैसा उल्टा हो रहा है। मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा। जैसे यहाँ पे पेट्रोलियम मंत्री बैठते हैं, सभी मंत्री ही बैठते हैं। तो जैसे ओएनजीसी का हेडक्वार्टर देहरादून में था, लेकिन इन्होंने इधर बसंत कुंज की तरफ बहुत बड़ा हेडक्वार्टर बना दिया, क्योंकि मंत्री को इनको बुलाना है, रोज़ बुलाना है, काम करना है या जो भी करना है मंत्री को, तो अब देहरादून में नाम मात्र का हेडक्वार्टर है, सब दिल्ली आ गए। या जो भी इनके पीएसयू दूसरी थी, पीएसयू का यहाँ क्या लेना है भई आपको? पीएसयू, लेकिन मंत्रियों को अपना यहाँ बुलाना है तो यहाँ बुला दिए। तो खैर ये तो बात हुई इनकी, लेकिन ये एक और बात है, आपको याद होगा कि दिल्ली जब महानगर परिषद थी तो इसके एक मुख्य कार्यकारी पार्षद थे जगप्रवेश चंद्र जी। एक बार जी, मैं मुझसे खुद उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में कि दिल्ली की जो राजधानी है, तब की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये 60 लाख की आबादी की बात कर रही थी, हो रही थी, तो तब वो कह रहे थे तब भी कि अब भारत सरकार को सोचना चाहिए कि दिल्ली से राजधानी कहीं दूर, कम से 70-80 किलोमीटर दूर ले जानी चाहिए। अब 70-80 किलोमीटर तो बहुत छोटी बात हो गई, लेकिन उनका जो कहने का मतलब था कि राजधानी कुछ ऐसी जगह जाए जहां भीड़ कम हो। दिल्ली अब रहने लायक नहीं है, ये इन्होंने तब कहा था। बिल्कुल, 3-4 दशक हो गए, 3 दशक बिल्कुल। हो गए। इस पर क्या सोचा जाना चाहिए कि राजधानी तो मुश्किल है या क्या है? ये समाधान क्या हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजधानी को ही शिफ्ट करें, क्योंकि हाँ, आपको फिर वहाँ नई राजधानी बनानी पड़ेगी, वहाँ हाँ, पॉपुलेशन बढ़ेगी। इसकी बजाय सरकार को व्यावहारिक प्रैक्टिकल चीज़ें करनी चाहिए, जैसे दिल्ली-मेरठ के बीच में नमो भारत चली है, दिल्ली हाँ, पानीपत के बीच में प्रपोज़ है, दिल्ली अलवर के बीच में प्रपोज़ है, इसके अलावा 4 और शहरों के लिए भी प्रपोज़्ड है। तो हाँ, इस दिशा में सरकार को तेज़ी से काम करना चाहिए और उनकी जो टिकट प्राइस है, उसकी जो क्या है, वो थोड़ा कम रखना चाहिए ताकि लोग रहें वहाँ पे। अगर दिल्ली उनको ऑफ़िस आना भी है तो वो आएँ, 1 घंटे में दिल्ली पहुँचे, अपना काम करें और शाम को चले जाएँ वहाँ हाँ, पे जो है। तो ये एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मूल रचना यही थी। उसी वजह से उन्होंने 2011-12 में ये प्लानिंग की थी, जो अब इम्प्लीमेंट हुई है नमो भारत में। तो मुझे ये लगता है कि सरकार को कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध अगर वो सब करेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब हुँ, यहाँ पे इंडिया गेट है, यहाँ पे मंत्रालय हैं, सारे मंत्रालय वहाँ जाके बनाने पड़ेंगे आपको, वहाँ पार्लियामेंट बनानी पड़ेगी, सब चीज़ें वो हाँ, उतना पॉसिबल नहीं है कि राजधानी को इस तरह से शिफ्ट करना। लेकिन ये चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ ऑफ़िसेज़ जिनका कोई लेना-देना नहीं है दिल्ली से, वो कहीं भी शिफ्ट किए जा सकते हैं। और जैसे अभी आप बता रहे थे कि वहाँ से अफ़सरों को आना पड़ता है मंत्री से मिलने। अब तो हमारे पास ऐसी टेक्नीक है कि हम इतनी ऑनलाइन दूर बैठे बात कर रहे हैं, तो अगर मंत्री जी को मीटिंग करनी होगी या अफ़सरों को मीटिंग करनी होगी तो इस तरह से भी कर सकते हैं। वर्चुअल हमारे पास हाँ, संसाधन हैं, देश इतना आत्मनिर्भर है कि ये सब चीज़ें कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में सोचना चाहिए और एक चीज़ और मैं कहूँगा, ऐसा नहीं कि तब से अब तक सोचा नहीं, सोचा गया हुँ, बहुत सारी चीज़ें, जैसा जगप्रवेश जी उस टाइम कहते थे, उस टाइम बहुत सारे लोगों को लगता था कि दिल्ली रहने लायक नहीं है। उसकी हुँ, वजह ये थी कि उस वक़्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारा डीज़ल पे था।
जिसकी हाँ, वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था। बहुत उसके बाद ज़्यादा। सरकार ने ये कदम उठाया, सारा सिस्टम जो है सीएनजी पे आया, अब इलेक्ट्रिक बसेज़ और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जा रहा है, तो वो मेट्रो सुधार आ तो गई। वो अपने स्तर पर हो रहा है, प्लानिंग हो रही है। इसको थोड़ा गति देने की ज़रूरत है और थोड़ा व्यावहारिक तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और है कि ये जो दिल्ली में बिजली पानी की भी कमी तो है ही, वह बढ़ेगी अब। और इसके अलावा जो शहर में मकान थे, अब वो शहर चौड़ा नहीं हो रहा, जगह उतनी है, मैंने कहा 1483 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये ऊपर को बिल्कुल, बढ़ेगा, और जितना बिल्कुल। ऊपर-ऊपर को बढ़ता जाएगा, जाहिर है कि उतना पॉपुलेशन बढ़ेगी। आपने भी देखा होगा, इधर किदवई नगर है, सरोजिनी नगर है, सब मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन गई, जबकि पहले जो सरकारी फ्लैट ही थे वो छोटे-छोटे थे। इधर द्वारका में सब यही है, बहुमंजिला फ्लैट, इमारत। हुँ, वो कोठिन सिस्टम खत्म हो रहा। इस तरीके से तो फिर मुझे लगता है कि अगले 1 दशक में ये पूरा शहर ऊपर को ही बढ़ेगा, और पॉपुलेशन और बढ़ेगी तो सड़कें फिर भर जाएँगी गाड़ियों से। फिर उसका क्या समाधान होगा? कोई मुझे कैसे लगता होगा? है कि इसके लिए पूरा प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। आपको याद होगा, आप जैसे जगप्रवेश चंद्रा जी को याद कर रहे थे, मैं खुराना जी को याद कर रहा था। खुराना जी भी यही कहते थे कि दिल्ली की जगह बहुत सीमित है, आबादी बढ़ हाँ, रही है, तो हाँ। उनका ये तर्क था कि एफएआर बढ़ना चाहिए ताकि वर्टिकल दिल्ली बढ़े। और हुँ, उसमें बढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, कोई गलत नहीं है, बल्कि उसमें से लेकिन सेफ्टी के सारे इंतज़ाम होना चाहिए। अगर हाँ, 10 मंजिला बिल्डिंग बनी है, तो वहाँ सेफ्टी के इतने इंतज़ाम होने चाहिए कि अगर अनहोनी हो जाए, कोई आग लग जाए, तो उसके बचाव का इंतज़ाम होना चाहिए। हाँ, या तो वो भूकंप वैसे होना चाहिए, भूकंप आ हाँ। जाए, तो भूकंप रोधी बिल्डिंग होनी चाहिए, उसमें सारे इंतज़ाम होने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हुँ, अभी तो टीओडी पॉलिसी आ रही है, जो हाँ, सरकार ला रही है कि जहाँ मेट्रो है, उसके एक सीमित दायरे में वर्टिकल मकानों को बढ़ावा दिया जाए। तो सरकार वहाँ एफएआर ला रही है, एफएआर बढ़ा के दे रही है कि लोग हाँ, वहाँ मेट्रो के साइड में जो है, वहाँ रहें ताकि सड़कों पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। लोग बोल सीधा मेट्रो में आएँ, मेट्रो से अपने ऑफ़िस जाएँ और फिर मेट्रो से उतर के पास ही में अपने घर चले जाएँ उसमें। तो सरकार इस नीति पे काम कर रही है। टीओडी पॉलिसी हाउसिंग मिनिस्ट्री ने बनाई है। दिल्ली हुँ, गवर्नमेंट भी उस पे काम कर रही है और इसका पहला फ़ेज़ में कड़कड़डूमा में मल्टी स्टोरी डीडीए ने खुद ही फ्लैट्स बनाए हैं, हाँ, जहाँ मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ में। तो वो पर्पज़ यही है, सरकार को भी चिंता है मुझे लगता है। तो सरकार इस तरह से काम कर रही है, लेकिन उतनी रफ़्तार से नहीं हो पा रहा जितनी रफ़्तार से आबादी बढ़ रही है। बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे दिल्ली में झुग्गी की प्रॉब्लम तो थोड़ा कम हुई, क्योंकि खैर जगह ही नहीं बची, कहाँ झुग्गी बसाएँगे। लेकिन एक चीज़ समझिए कि जो रीसेटलमेंट कॉलोनियाँ हैं, या जो अनधिकृत, अधिकृत दोनों, जो नियमित कर दी गई वो कॉलोनियाँ हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनमें ही है। इनके लिए क्या हो सकता है? क्योंकि उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि दोबारा पैसा बना के मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें बनाएँ। तो वहाँ पर तो कोई, वहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा वहीं पे बढ़ रही है। बिल्कुल, इसका भी बिल्कुल। कोई समाधान सरकार नहीं, ढूँढेगी देखिए, लगता है। इसके इसके लिए हमारे पास सिंगापुर का एक मॉडल है, हमारे पास हुँ, गुजरात का भी एक मॉडल है। तो अच्छा। उसमें हुँ, स्थिति ये होती है कि लोगों को तैयार करना होता है। सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि हाँ, लोगों को उस योजना के दायरे में लाया जाए। मान लीजिए हाँ, कि आप कोई अनऑथराइज़्ड कॉलोनी है, उसमें हाँ, 1000 मकान बने हुए हैं और हुँ, वहाँ ना पार्क है, ना गलियाँ पूरी हैं, तो हुँ, उस पूरी लैंड को साफ़ कर दिया जाए और हुँ, उन 1000 लोगों के लिए मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बना दिए जाएँ। 1000 की बजाय 1500 बना दिए जाएँ, उसमें हुँ, 1500 लोग रहें और वो फ्लैट्स बनाने का ज़िम्मा किसी प्राइवेट बिल्डर को दिया जाए। वो हुँ, अपनी लागत से वो उनको मकान बना के दे। वो जो एक्स्ट्रा मकान होंगे वो बिल्डर अपना बेचेगा और जो ज़मीन बच जाएगी, उस ज़मीन में सड़कें भी प्रॉपर बन जाएँगी, पार्क भी हुँ। बन जाएँगे और स्कूल भी बन जाएँगे, जो-जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सारी बन जाएँगी। लेकिन लोगों इसके को लिए मुफ्त में मकान, लोगों को मुफ्त मतलब पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, मकान मिल हाँ, जाएगा। लेकिन हाँ, उनका ऐसा नहीं होगा कि नीचे से ऊपर सारा होगा, वो मल्टी स्टोरी फ्लैट बन जाएँगे। आपको याद होगा शादीपुर डिपो के सामने कठपुतली कॉलोनी हाँ, में, वहाँ बहुत हाँ, सारी झुग्गियाँ थी, तो वो बिल्कुल, बनाई जा रही है, हालाँकि वो योजना बहुत लेट हो गई, लेकिन वहाँ पे भी यही है, यही हाँ, कांसेप्ट है कि मल्टी स्टोरी बना दिया जाए और उनमें झुग्गी वालों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए और बाकी जो जगह है, वो कमर्शियल बिल्डर जो बनाएगा। और हाँ, गुजरात में मैंने ये देखा था, गुजरात में तो ये मॉडल भी कई जगह पे है कि जहाँ झुग्गियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जगह कम है, तो वहाँ बिल्डर को जगह नहीं दी गई, उसके बदले में उसको दूसरी जगह एफएआर दे दिया गया। तो बिल्डर भी हाँ, खुशी-खुशी उसने स्वीकार कर लिया कि उसको पूरी हर्जाना मिल रहा है और उसकी जो बचत है, जो उसका बिज़नेस है, उसको फ़ायदा हो रहा है। तो वहाँ गुजरात में ये भी सब किया गया है। तो इस हुँ, दिशा में मुझे लगता है यही एक रास्ता है
सिंगापुर में भी पहले इसी तरह की स्थितियाँ थी, वहाँ भी इसी तरह का बनाया गया है उसमें सिस्टम और वो वहाँ कामयाब हुआ। लेकिन दिल्ली में इसको कामयाब करने के लिए सरकार को कोई कानून लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ लोग तैयार नहीं होंगे, कोई अपना मकान नहीं छोड़ेगा, कोई कहेगा मेरा 200 गज का हाँ, है, कोई कहेगा मेरा 50 गज का है। तो उसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है कि बड़े मकान भी बनेंगे, छोटे भी बनेंगे, फ्लैट छोटे भी होंगे, तो जिसका छोटा मकान है उसको छोटा फ्लैट मिलेगा, जिसको बड़ा मकान है उसको बड़ा फ्लैट मिलेगा, जिसके मल्टी स्टोरी है उसके लिए फ़ॉर्मूला निकाला जाएगा। तो वो सरकार फ़ॉर्मूला तय कर सकती है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। लेकिन जी। इस दिशा में तेज़ी से काम करना। हाँ, चलिए तो आंकड़े थे जनसंख्या के, लेकिन इस बार एक दिलचस्प आंकड़ा होगा कि दिल्ली में किस जाति के लोग कितने हैं। जाति पे पहला आंकड़ा होगा 1931 के बाद। और एक चीज और थोड़ा मैं जानकारी दे दूं मेरे दर्शकों को कि मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में 1931 की जो जनगणना थी, जो जातिगत जनगणना थी, उसको लेकर कई वीडियो आ रही हैं, आ चुकी हैं। और 1941 में हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े बाहर नहीं आए थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, उस जनगणना में ये जानकारी दे रहा हूँ कि 1931 की जनगणना में सबसे ज्यादा जो यहाँ जाति हुए थे वो शेख थे, लेकिन वो चले गए थे पाकिस्तान। और नंबर 2 पर थे यहाँ पर जाट समाज, नंबर 3 थे यहाँ के जाटव, और चौथे पर थे ब्राह्मण। और एक दिलचस्प बात एक और भी है, ये मेरी वीडियो आप देख सकते हैं कि उसमें जो ब्राह्मणिया और भी थे जातियां, उसमें ब्राह्मणों में हिंदू तो थे ही, मुसलमानों ने भी अपने को ब्राह्मण लिखा था, सिखों ने भी लिखा था, और एक ईसाई ने अपने को ब्राह्मण लिखा था। तो चलिए इस मुद्दे पर अगली बात करेंगे। गुलशन दी, आप मेरे चैनल पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को देखिएगा। जनगणना को लेकर तो हम करेंगे ही, दिल्ली की प्रॉब्लम को लेकर भी, या प्रॉब्लम्स जो भी हैं, समस्याएं हैं, उन पर हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे। वीडियो को लेकर या जो ये विषय है उस पर अपने विचार जरूर लिखिएगा। आएंगे जल्दी, तब तक